वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसी का इसमें अगला पार्ट बताया जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन दिया हो कि किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। क्या बात कर रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो लागू किया गया था, कब लागू किया गया था बाबू, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो 1878 में लीटन के समय, किसके समय बाबू, तो लीटन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन जो किया था वो पायनियर ने किया था। पायनियर एक अखबार था, यही किया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि प्रथम अंगल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी। तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध हुआ कब था ये जानेंगे तभी ना हम बता सकते हैं कि कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा 3 अंगल मराठा युद्ध हुआ था। तो प्रथम का बात करेगा तो प्रथम अंगल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से लेकर 82 के बीच हुआ था। कब? 1775 से 82 में हुआ था। और उस समय बोलेगा तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था बाबू? तो वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, और बात करेगा द्वितीय अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था तो वो 1803 से लेकर 6 तक। ठीक है, 1803 से 6 तक हुआ था। 1805 में एक संधि हुआ था, उसके तहत ये खत्म हुआ था। उस संधि का नाम था राजघाट का संधि। कौन? राजघाट संधि जो हुआ था वो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में हुआ था। प्रथम अंगल मराठा युद्ध की बात करेगा तो इस समय एक संधि हुआ था सालबाई की संधि। कौन? सालबाई की संधि 1782 में हुआ था। ठीक है, वही बात करेगा तो तृतीय अंगल मराठा युद्ध, तो तृतीय अंगल मराठा जो हुआ था वो 1817 से लेकर 18 तक हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे पूना का संधि हुआ था, यानी तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय पूना की संधि हुआ था। ठीक है, प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 82। द्वितीय बात करेगा 1803 से 6 और तृतीय बात करेगा 1817 से 1818। प्रथम अंगल मराठा युद्ध के समय सालबाई की संधि 1782 में। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध के समय बात करेगा तो राजघाट की संधि 1805 में। तृतीय अंगल मराठा युद्ध के समय पूना की संधि 1817 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। क्या बात कर रहे हैं? तो उस्ताद मंसूर किससे संबंधित है? तो चित्रकार से संबंधित है। बोल रहा है कि वो किसके दरबार में प्रमुख थे, तो याद रखिएगा वो जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्वैतावाद सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था। क्या बात कर रहा है? द्वैतावाद जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा माधवाचार्य ने दिया था। कौन दिया था? माधवाचार्य ने दिया था द्वैतावाद का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसके शासक में हो, किस शासक ने की थी। क्या बात कर रहा है कि जो दीवाने कोही विभाग था की स्थापना किस शासक ने किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका याद रखिएगा राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। कौन? MBT इसको बोला जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। क्या बात कर रहा है? लोहार वंश का बात कर रहा है। तो लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज्य था। कौन था? संग्राम राज्य जो था वो लोहार वंश का संस्थापक था। अगला बात देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। क्या बात कर रहा है? बिंदुसार जो था उसको 16 राज्यों का विजेता किस विद्वान ने बताया था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा तारानाथ ने। तारानाथ ने बिंदुसार को कहा था कि वो 16 राज्यों का विजेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा मंदिर का बात कर रहा है? तो बृहदेश्वर मंदिर का बात कर रहा है। तो याद रखिएगा बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजौर में है। कहाँ पे है? तंजौर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्या बात कर रहा है कि कौन सा इसमें वेद है जो कन्याओं यानी लड़कियों के जन्म की निंदा करता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा यह है अथर्ववेद। कौन है? अथर्ववेद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि वैदिक काल में जीवन भर विवाहित अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था। क्या कहा था? वैदिक काल का बात कर रहा है कि जीवन भर जो अविवाहित महिला रहती थी उसे क्या कहा जाता था, इसी के बारे में बात। तो उसको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। क्या बात कर रहा है कि कौन सा ग्रह है जिसका एक गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना, इसके बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बुध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो भूमध्य सागर है उसके प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। क्या बात कर रहा है, एक बांध दिया हुआ है, आसवान बांध दिया हुआ है, पूछ रहा है कि किस नदी पे है, तो याद रखिएगा नील नदी पे है। किस नदी पे है, नील नदी पे आसवान बांध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ये बात कर रहा है कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की नदी है, बोल रहा है कि इसकी सहायक नदी इसमें से कौन नहीं है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं बाबू, सहायक नदी है बात कर रहा है, नहीं है कि बात नहीं कर रहा था, सहायक नदी कौन सा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा मूसी उसकी तो सहायक नदी है ये है, कोयना भी सहायक नदी है, दूध गंगा भी उसकी सहायक नदी है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है। क्या बात करें कि भारत में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन से मानसून के कारण होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा जो दक्षिण पश्चिम मानसून होती है ना, सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा यही कराती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है उसके साथ कौन कौन सा भारत के राज्य सीमा साझा करता है, इसके लिए आपको पूरे इंडिया का मैप याद रखना पड़ेगा और उसके पड़ोसी देश का, तब आप बता सकते हैं। इस तरह ऑप्शन में हम बता देते हैं कौन सा हो जाएगा, 5 राज्य, ठीक है। पांचों राज्य आपको बता देते हैं। एक तो असम करता है, उसी के साथ सटा हुआ मेघालय करता है, एक त्रिपुरा करता है, एक मिजोरम और एक बंगाल करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तथा चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। यानी जो भारत और चीन के बीच जो मध्य मैक-मोहन रेखा है, बोल रहा है कि उसका निर्धारण कब किया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1914 में किया गया था। कब किया गया था, 1914 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिमला और मनाली के क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्या बात कर रहा है, शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी में आते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लघु हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सीमा सुरक्षा बल का बात कर रहा है कि सीमा सुरक्षा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बात कर रहा है, बीएसएफ का, कि स्थापना किस वर्ष किया गया था। किसका बात कर रहा है, यहाँ बीएसएफ का बात कर रहा है, बोल रहा है कि इसका स्थापना कब किया गया था, इसी के बारे में पूछ रहे थे। याद रखिएगा 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग की हिमानीकृत हुआ। क्या बात कर रहा है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमनाकृत हुआ था, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लीस्टोसीन हिमयुग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। क्या बात कर रहा है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भूतापीय ऊर्जा स्रोत वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो है गंगा डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। गंगा जो डेल्टा है वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति के रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। क्या बात कर रहा है, पुस्तक दिया हुआ है राजनीति के रपटीली राहें, ये एक पुस्तक है, बोल रहा है कि इसके लेखक कौन है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसके लेखक कोई और नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन सेट हो गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। क्या बात कर रहा है, राष्ट्रीय आय समिति जो गठन किया गया था वो बोल रहा है कि उसके किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस के, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्या बात कर रहा है, जो मानव विकास सूचकांक आता है उसके अंतर्गत बोला है किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जनसंख्या, ठीक है। राइट आंसर जनसंख्या, इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक है। शिक्षा को किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया जाता है और जीवन प्रत्यास्था किया जाता है, लेकिन जनसंख्या को नहीं किया जाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। क्या बात कर रहा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का बात कर रहा है और पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। कब चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो 1951 से लेकर 56 तक था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। क्या बात कर रहा है कि आर्थिक दृष्टिकोण दिया हुआ है से विनिर्माण और बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और ये भी दिया हुआ है। इस ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जो भी विनिर्माण का कार्य होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत है। जितने फैक्ट्री हो जाते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के। प्रथम क्षेत्र का बात करेगा तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी किसान होते हैं ना, फल फसल जो भी प्राकृतिक के ऊपर निर्भर करता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे मुर्गी पालन, बत्तख पालन, गाय पालन, भैंस पालन, कृषि, सब प्राथमिक क्षेत्र रहता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बहुत चीज़ आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या बात कर रहा है कि जो संविधान सभा गठित किया गया था उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सरदार पटेल हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल जो थे वो सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद किस देश के संविधान से लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति का पद है हमारा, पूछ रहा है कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से लिया है। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया कि विधायकों और सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची से वर्णित है। क्या बात कर रहा है, जो विधायक या संसद शपथ लेते हैं बोला किस अनुसूची से लिया गया है, वर्णित किया गया है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा तीसरी अनुसूची। कौन, तीसरी अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के अनुसार क्रम संख्या कितना है। तो याद रखिएगा 15 नंबर के राष्ट्रपति और 14 नंबर के उपराष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है। क्या बोल रहा है कि किसी भी राज्य को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो किस फॉर्मूला के आधार पर दिया जाता है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गॉडगिल फार्मूला। ठीक है, गॉडगिल फार्मूला के अंतर्गत ही राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की संसद की औपचारिक स्थापना कब हुआ था। क्या बात कर रहा है कि भारतीय जो संसद है उसका जो औपचारिक स्थापना कब हुआ था, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो याद रखिएगा 31 मई 1952। ठीक है, यहाँ पे डेट भी दे दिया है, तो 1952 में। ठीक है, औपचारिक का बात कर रहा है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों किसका मिलान गलत है। गलत का बात कर रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं, हम लोग पहले ऑप्शन पूरा मिलाएंगे तो समझ में आ जाएगा कोई कौन सा गलत है। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये तो सही है। अशोक मेहता समिति ये भी सही है 1977। GVK राव समिति ये भी सही है। बोल रहा है कि LM सिंघवी समिति 1988, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात कर रहा है गलत मिलाने के लिए, तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। जो चीन है उसका राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है कि कौन सा है। तो याद रखिएगा टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था, उसके बारे में बात कर रहा है कि भारत ने ओलंपिक में सर्वप्रथम पदक कब जीता था। तो याद रखिएगा 1900 ईस्वी में। कब, 1900 ईस्वी में जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। क्या बोला, किसी भी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक का मृत्यु को क्या कहा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नेक्रोसिस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है। क्या बात कर रहा है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा होता है वो किस में परिवर्तित होता है, उसके बारे में बात कर रहा है। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। बोल रहा है जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, बोल रहा है कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस उदाहरण नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तीनों हो जाएगा। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। यानी स्तनपायी का बात कर रहा है कि कौन सा जंतु नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा चमगादड़ तो हैं, चूहा भी है, शार्क जो है ना, शार्क जो है स्तनपायी जीव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है।
मानव मूत्र जो होता है बोल रहा है उसका एक असामान्य घटक कौन सा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एल्ब्यूमिन। कौन सा हो जाएगा? एल्ब्यूमिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया, 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितना होगा। क्या बात कर रहा है कि कितना एम दिया है, ओम दिया है 1.5 ओम। प्रतिरोध वाले परिपथ में कितना वोल्टेज दिया हुआ है, 150 वोल्ट लगाया जाता है। तो बात कर रहा है कि प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी, तो याद रखिएगा 15,000 वाट। ठीक है, 15,000 वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। क्या बात कर रहा है, किसे विलयन कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा समांगिक मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन भी कहा जाता है। ठीक है, फिर तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमण की अवधि कितनी होती है। क्या बात कर रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, इसके बारे में बात कर रहा है। याद रखिएगा 24 घंटा ही होता है। कितना होता है, 24 घंटा ही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं, जो पेंडुलम होता है उसको अगर हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल में बात कर रहा है कि आवर्तकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं। क्या बात कर रहा है, यहाँ किरण दिया हुआ है एक्स किरण और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की किरण है। तो याद रखिएगा ये विद्युत चुंबकीय किरण है। कौन सा, विद्युत चुंबकीय किरण है, एक्स किरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कोई भी दो समानांतर मतलब होता है एक समान दर्पण अगर रखा जाता है तो उसके बीच प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत होता है। जैसे आप सैलून में जाते हैं, अगर दो समानांतर रखे रहते हैं तो आपके चेहरे अनंत तक दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देता है कि वर्धनता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं कि वर्धनता नामक रोग जो होता है किसके प्रयोग से दूर किया जाता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस दिया हुआ है, उत्तल लेंस दिया है, बायोफोकल लेंस दिया हुआ है और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा वर्धनता नामक रोग जो होता है, यहाँ पे कौन सा रक्त वर्धनता का बात कर रहा है या कौन सा वर्धनता, ये तो ऑप्शन पूरा क्वेश्चन दिया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। क्या बात कर रहा है, निष्क्रिय गैस का उदाहरण पूछ रहा है कि कौन सा है। तो याद रखिएगा आर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आर्गन कौन सा निष्क्रिय गैस है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन दिया कि आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है। जो आतिशबाजी होता है उसमें हरा रंग होता है वो किस कारण दिखाई देता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।